प्रैक्टिस सेट नंबर ये 69 है। 68 टेस्ट कंप्लीट हो गए अपने। और 12th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है उसमें अगला टॉपिक है प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजों ने आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय समाज, ठीक है, क्योंकि भारतीय अपने समाज के आधुनिकीकरण तथा अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। भारतीयों ने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। अंग्रेज लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू किया। उन्होंने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऊपर सही हैं। भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जगह पर हुई? वो जगह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, रुड़की में। सबसे पुराना भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज वही है। देश में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में रुड़की में हुई। रुड़की वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का एक शहर है। ठीक है, आईआईटी रुड़की के नाम से है वर्तमान में। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये शिक्षा से संबंधित थी। डी है इसका आंसर। औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या नीचे की ओर छन जाने का सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया। क्योंकि शिक्षा के मद में दी गई जो धनराशि थी उसके द्वारा केवल मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था। तो उन मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करके, ठीक है, जो उच्च और मध्यम वर्गीय हों उनको शिक्षित किया जाए, ताकि वो जो नीचे के लोग हैं, जनसाधारण हैं, उनको शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम करें। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। देखिए, ये तो अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे कि भारतीयों को आधुनिक बनाना ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। दूसरा तीसरा सही है यहाँ पर। बी है इसका आंसर। कथन सही नहीं है एक, दूसरा और तीसरा सही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करना। इसके लिए ब्रिटिश सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और बढ़ते ब्रिटिश प्रशासनिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। ठीक है, अंग्रेजों की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। अंत में पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया?
1813 का चार्टर या 1833 का चार्टर या 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? इसका उत्तर है 1813 का चार्टर। ठीक है, ये वही 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए जो तय किए गए थे, ठीक है, लेकिन वो तुच्छ सी रकम भी अंग्रेजों ने नहीं दी, वही चार्टर है। 1813 के चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत शामिल किया गया। इस एक्ट में यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया, मगर 1823 तक यानी 10 सालों तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए ये तुच्छ सी रकम भी नहीं दी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। प्रश्न घुमा फिरा कर कैसे ही पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किसने सबसे पहले वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने। या जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कहाँ संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? वाराणसी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह। ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया। किसने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। देखिए, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ब्रिटिश सरकार का, ईसाई धर्म प्रचारकों का, प्रबुद्ध भारतीयों का? सभी का। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन में बनाया गया? नरबलि प्रथा, एक तरह से सती प्रथा की बात हो रही है क्या? ठीक है, सती प्रथा की बात नहीं हो रही है। यहाँ उत्तर लॉर्ड हार्डिंग है। सती प्रथा अगर होगा तो उत्तर विलियम बेंटिक हो जाता। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, शिशु हत्या को रोकने के संबंध में, नरबलि प्रथा यानी शिशु हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 और 1802 में बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से विलियम बेंटिक और लॉर्ड हार्डिंग ने ही लागू किया। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया। यह प्रथा गोंड नाम की आदिम जनजाति में प्रचलित थी। ठीक है, तो नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लॉर्ड हार्डिंग, और सती प्रथा कहा जाए तो विलियम बेंटिक। जैसे ये है, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो भारतीय समाज सुधारक का बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय, उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बेंटिक ने घोषणा की कि पति की चिता पर विधवा के जल मरने की कार्यवाही में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें भी अपराधी माना जाएगा। भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नागरिक सेवाएं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कंपनी की नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी और आज भी है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया? लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन नियुक्त किया। उसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता और कानूनों की अन्य संहिताएं आई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए और उन्हें न्यायालयों के समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। सन 1800 तक आने वाला नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। पहला गलत है, दूसरा वाला भी गलत, दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय संस्कृति और दर्शन की निंदा नहीं करते थे। जो बाद वाला है वो करते थे। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं ये। 18वीं सदी में यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। शुरुआत में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग और प्रसिद्ध लेखक तथा सांसद एडमंड बर्क थे। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, किंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक लागू किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दीबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। सन 1800 तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा था जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो प्रारंभिक रूढ़िवादी भारतीय संस्कृति और चिंतन की इज्जत करते थे, ये बाद वाले निंदा करते थे। 15वां प्रश्न है, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के प्रमुख कारण थे। ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए 18वीं-19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार करना, भारतीय द्वारा सशस्त्र विद्रोह। देखिए सशस्त्र विद्रोह तो बहुत बाद में होगा, ठीक है, इसलिए गलत है तीसरा वाला कथन। केवल पहला ही दूसरा सही है यहाँ पर, ठीक है। मंगल पांडे को आने में बहुत टाइम है अभी, जिसे भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम या सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। पहला और दूसरा सत्य है केवल। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, किंतु 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इससे पहले 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों तथा नए विचारों का उदय हुआ था। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को बदल रहा था। उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा।
ऐसा केवल शांति बनाए रखने की नीति के जरिए नहीं हो सकता था, बल्कि इसके लिए भारतीय समाज के आंशिक रूपांतरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। 18वीं और 19वीं सदियों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशाएं उत्पन्न कर दी। इस दौरान यूरोप तथा ब्रिटेन में नए विचारों का एक नया ज्वार देखा गया, जिसने भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। नया चिंतन 18वीं शताब्दी की बौद्धिक बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ था। स्वभावतः इस नए चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया तथा उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। तो पहला और दूसरा है, सशस्त्र विद्रोह वाली बात नहीं है अभी। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 तक। बिल्कुल पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों में किया तथा व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। अंग्रेजों ने 1813 तक भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 17वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था। आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी। देखिए, आधुनिक न्याय प्रणाली तब भी खर्चीली थी, आज भी खर्चीली है। अंग्रेजों के खिलाफ दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज कर सकता था। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ दूसरा वाला गलत है। और भारतीय विधि प्रणाली ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती थी। केवल तीसरा वाला ही सत्य है यहाँ पर, पहला दूसरा गलत है। जहाँ जहाँ एक और दो है उसको हटा दीजिए। देखिए, पहला वाला कथन असत्य है। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी, अर्थात जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही कानून सभी पर लागू होता था। इसके पहले की न्याय प्रणाली जातिगत भेदभाव पर आधारित थी। भारत में यूरोपवासियों और उनके वंशजों के लिए अलग अदालत तथा अलग कानून थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे, भारतीय जज नहीं। दीवानी मुकदमों की सुनवाई यूरोपीय और भारतीय दोनों जज कर सकते थे। तो दूसरा वाला असत्य है। तीसरा वाला सत्य है। आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी, क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे और गवाहों के खर्च को पूरा करना होता था, और आज भी होता है। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई? कलकत्ता में, मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। ठीक है, 1, 3, 4 सी है इसका आंसर। भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया, कोलकाता में। उस समय का कलकत्ता आपका कोलकाता। और इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से कब खोला गया कलकत्ता के उच्च न्यायालय को? 1 जुलाई 1862 को। और सर वॉन्स फिकाक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके साथ ही बम्बई उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862 को स्थापित, मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 को स्थापित। तो इन दोनों में सबसे पहला कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय, क्योंकि जुलाई पहले आता है अगस्त से। 1 जुलाई 1862 को स्थापित। ठीक है, ये तीनों उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय,
1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, और इसी क्रम में 1 जुलाई को कलकत्ता, बॉम्बे 14 अगस्त को, मद्रास 15 अगस्त को। कालानुक्रम में भी पूछ लेता है। चलिए, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की न्याय व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? शुरुआत पूछ रहा है, आरंभ पूछ रहा है। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको सुदृढ़ अगर पूछ ले तो उत्तर बदल जाएगा, कॉर्नवालिस हो जाएगा। देखिए, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया या शुरू किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी, जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया, और आज भी ऐसे ही है। 20वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजरी ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? ये प्रश्न कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है कि वेलेजरी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहता था वो। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्यवाही को पसंद नहीं किया, और 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलेवरी में अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। कॉर्नवालिस के समय भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों को बड़ी सख्ती से पूरी तरह अलग रखा जाता था, किंतु 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। उसके द्वारा एक कानून व्यवस्था लागू कर दी गई कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बनता अलग से। ठीक है, कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नागरिक सेवा में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं लागू कर दी गई या प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट है वो। 21 प्रश्न है, और इस टॉपिक से 21 प्रश्न बनते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। लॉर्ड डलहौजी नहीं, बल्कि कॉर्नवालिस के समय में ही थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। पहला वाला सत्य है। पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ थी। इसका सृजन करने वाला कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। ठीक है, कॉर्नवालिस ही था जिसने थानों की व्यवस्था स्थापित की थी। हर थाने का प्रधान दरोगा होता था, जो भारतीय होता था। ठीक है, ऊंचे पद अंग्रेजों के। चलिए, तो इस टॉपिक से बनते हैं ये 21 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी पीसीएस बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहना, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए।